अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर आपको कंसेप्चुअल फिज़िक्स में खुश आमदीद कहा जाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम पहले वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इक्विलिब्रियम के बारे में। अब बढ़ते हैं हम वेक्टर्स की तरफ, जो कि इस चैप्टर का मेन पोर्शन है, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर की तरफ बढ़ने से पहले, डिफिनेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक एग्जाम्पल से आगाज करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक चौराहा है, जहां पे एक ऐसा पॉइंट होता है चौराहा जहां पे चार रास्ते होते हैं। लेट्स सपोज एक रास्ता इस तरफ है, एक रास्ता इस तरफ है, एक रास्ता इस तरफ है और एक रास्ता इस तरफ है। और आपसे कहा जाता है, एक दोस्त है और वो आपसे कहता है, वो भी इसी चौराहे पे है, कि आप यहां से 2 किलोमीटर के फासले पे जाएं और एक दुकान मिलेगा आपको, और उस दुकान से आप मेरा रजिस्टर लेकर आ जाए। अब आप 2 किलोमीटर इधर गए, लेकिन आपको कोई दुकान नजर नहीं आई। फिर आप वापस आए, फिर आप 2 किलोमीटर इधर गए और आपको कोई दुकान नजर नहीं आई। इसका मतलब यह है कि आपके पास इस काम के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशंस नहीं है, कंप्लीट पैरामीटर्स आपको नहीं पता कि मैं 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाऊं, 2 किलोमीटर मैं वेस्ट की तरफ जाऊं, 2 किलोमीटर मैं ईस्ट की तरफ जाऊं, या 2 किलोमीटर मैं साउथ की तरफ जाऊं, या 2 किलोमीटर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाऊं। इसका मतलब यह है कि आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन है, एक प्रॉपर यूनिट भी गिवन है, लेकिन फिर भी आप कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तो उसके लिए एक और पैरामीटर भी चाहिए जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। फिर कहीं जाके आप उसके काम को कंप्लीटली समझ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स में भी कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनको कंप्लीटली समझने के लिए हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए, जिनमें एक वही न्यूमेरिकल नंबर है, वैल्यू है, दूसरी आपके पास एक यूनिट है, और तीसरी आपके पास एक डायरेक्शन। ये तीनों क्वांटिटीज, बल्कि तीनों पैरामीटर्स के मिलने से एक क्वांटिटी कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाती है। उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। तो इनकी डिफिनेशन पे चलते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which need 3 parameters, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको 3 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, दैट इज ए न्यूमेरिकल, वैल्यू, साथ में आपके पास प्रॉपर यूनिट, और सबसे जरूरी चीज जो है आपके पास एंड ए प्रॉपर डायरेक्शन। तीसरा टर्म जो है आपके पास, जो स्केलर के पास नहीं था, वो आपके पास प्रॉपर डायरेक्शन। और उसी प्रॉपर डायरेक्शन
के बाद आर कॉल्ड वेक्टर्स, या हम इनको वेक्टर्स क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, जिनमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल में लिखते हैं फोर्स, क्योंकि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट और एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। लेट सपोज इसी एग्जांपल पे दोबारा आते हैं। आपके पास एक चेयर है और टीचर आपसे कहता है कि इसी चेयर को आप किसी एक तरफ फोर्स लगा के धकेल दें। अब फोर्स किसी एक तरफ, अब उसमें कंप्लीटली आपको डायरेक्शंस भी चाहिए कि सर मैं किस तरफ धकेलूं। हाँ, अगर वो कहता है कि आप इसको ईस्ट की तरफ धकेल दें, तो फिर आपको एक प्रॉपर क्या मिल गई है, डायरेक्शन मिल गई। और फोर्स है लेट सपोज 7 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। अब अगर आप से कह दिया जाता है कि इसी चेयर को धकेल दो, तो अब आपको यह पता नहीं चलेगा कि मैं ईस्ट की तरफ धकेल दूं, मैं साउथ की तरफ धकेल दूं, मैं नॉर्थ बल्कि साउथ और वेस्ट के बीच में धकेल दूं, कितने डिग्री से धकेल दूं। तो इसका मतलब यह है कि फिजिक्स में फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू एन और यूनिट के अलावा आपके पास एक क्या चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन भी चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स क्या कहता है, वेक्टर्स कहता है। इसके अलावा आपके पास दूसरी एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल होती। डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या हम इसको पॉइंट भी कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक दो बंदे हैं, एक पॉइंट ए पे ठहरा हुआ है और दूसरा बंदा पॉइंट बी पे ठहरा हुआ है। पॉइंट ए का बंदा बी तक जाना चाहता है या जाता है, और पॉइंट बी वाला आना चाहता है या आ गया है ए की तरफ। अब हम अगर विद रिस्पेक्ट टू ए हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करें, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ए से किधर होगी, बी की तरफ होगी। जबकि जो बी पॉइंट पे था उसके लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन बी से किधर होगी, आपके पास ए की तरफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल की तरफ होती। तो इसके लिहाज से पॉइंट ए जो था ये इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पोजीशन थी, और पॉइंट बी जो था इसके लिए फाइनल पॉइंट था, फाइनल पोजीशन थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होती है। साथ में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है। ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए 3 पैरामीटर्स चाहिए, जिनमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक प्रॉपर यूनिट है, और दूसरा थर्ड टर्म क्या है आपके पास, प्रॉपर डायरेक्शन। फिर कहीं जाके वेक्टर्स हम इनको कहते हैं। लेकिन यहां पे जो सबसे
इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं वेक्टर्स के बारे में, वो ये है कि जरूरी नहीं कि जो क्वांटिटी इन तीन न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन रखे तो वो हर सूरत में आपके पास वेक्टर होगी, नहीं। एक बात याद रखें कि वेक्टर्स की एक और आपके पास कंडीशन जो है कि उस क्वांटिटी को वेक्टर होना चाहिए इन तीन के अलावा। ए वेक्टर मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पा रहे होते या ये पॉइंट उनके जहन में नहीं होता और क्वांटिटीज को वो एक्चुअली वेक्टर नहीं होती और ये बच्चे उनको वेक्टर कह देते हैं। जिस तरह के आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि करंट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। अब अगर हम कहें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट अगर देख लिया जाए तो 2 एम्पियर पॉजिटिव से, कन्वेंशनली पॉजिटिव से किसकी तरफ है, नेगेटिव की तरफ। तो ये तो इन तीन पैरामीटर्स को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक नंबर भी है आपके पास और एक यूनिट भी है और एक डायरेक्शन भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए वेक्टर मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वो क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब यह है कि अगर आप उनकी दरमियान एंगल को चेंज करें और रिजल्टेंट पे असर आए तो इसका मतलब यह है कि यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि लेट्स सपोज एक रेजिस्टर है, उसमें 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। एक और रेजिस्टर है, उसमें भी लेट्स सपोज 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और एक और रेजिस्टर है और उसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो अगर आपके पास ये I1 है और ये I2 है और ये I है तो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I और I इज इक्वल टू 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब आपके पास एक रिजल्ट आ गया। अगले पॉइंट पे हम इन वायर्स, इन रेजिस्टर के दरमियान जो कि इस वक्त जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और रिजल्ट हमारे पास कितना है, 5 एम्पियर का। हम इन वायर्स को डिफरेंट एंगल से कनेक्ट कर देते यूं, और यहां से 3 एम्पियर का करंट आ रहा था जो कि I1 है, यहां से 2 एम्पियर का करंट आ रहा है जो कि आपके पास I2 है और आपने जब यहां पे चेक किया तो I अब भी कितना है, 5 एम्पियर है। तो इसका मतलब यह हो गया कि एंगल इन दो क्वांटिटीज के दरमियान चेंज करने से रिजल्टेंट पे असर नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।
और जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता वो वेक्टर की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसलिए हम कहते हैं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट आपके पास क्या है? एक स्केलर है। तो एक बार फिर बताता चलूं कि ए वेक्टर मस्ट fulfill these three parameters, and the most important condition for to be a vector is the vector law of addition. Let's suppose हम कहते हैं कि एक बंदा यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है d1, ये है लेट्स सपोज 3 मीटर, और फिर वो चला गया लेट्स सपोज यहां पे आपके पास 4 मीटर d2। तो इन इनिशियल और इस फाइनल पॉइंट के बीच में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है d, वो कितनी होगी? और दूसरा बंदा है वो भी 3 मीटर यहां पे आया, d1 उसने कवर किया, और फिर 4 मीटर यहां पे आया और उसने d2 कवर किया, और इस वक्त जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इसकी ये कितनी है? अब यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट जो d है वो आपके पास 3 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर आता है, लेकिन यहां पे आपके पास 7 मीटर नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी है आपके पास, इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते रहते हैं कि आपके पास d बराबर है आपके पास d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अंडर द रूट, जो कि आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास 9 प्लस 16 अंडर द रूट, और ये बन जाएगा 25, और 25 से कितने मीटर दिया गया। इसका मतलब ये है कि आपने जैसे इस वक्त एंगल 0 है इन दो वेक्टर्स के बीच में, और इस वक्त आपके पास एंगल कोई भी है जो कि 0 नहीं है, 90 से कम है, और इस वक्त आपके पास रिजल्टेंट कितना आया है 5 मीटर, और इस वक्त रिजल्टेंट कितना आया है आपके पास 7 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है? फॉलो करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल इसी तरह फोर्स भी फॉलो करता है, वेलोसिटी भी फॉलो करता है, एक्सेलरेशन भी फॉलो करता है, और मोमेंटम भी फॉलो करता है। तो याद रखें कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, एक को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेनेशन और दूसरे को ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की बेस पे हमारे पास एक ग्रुप है स्केलर और एक ग्रुप है आपके पास वेक्टर। स्केलर की एडिशन बड़ी ही इंतहाई आसान है, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते इसलिए हम इनको स्केलर कहते हैं और इनकी सिंपली एडिशन है। लेकिन जब बात आती है वेक्टर्स की, और वेक्टर्स में आपने 3 पैरामीटर्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो एक वेक्टर के लिए चाहिए वो क्या है आपके पास? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन।